हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान की यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है इसका जो मैंने आपके सामने लिख रखा है, अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है आपका गाउस का नियम। गाउस का नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तीसरा चैप्टर है इसका विद्युत विभव। और चौथा चैप्टर है आपका इसका विद्युत धारिता। तो स्थिर वैद्युतिकी जो फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत विभव और चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारिता। और ये चारों चैप्टर जो है उनका अंक भार है, इसका अंक भार है आपका 7 नंबर का। इसका मतलब इस यूनिट में से बोर्ड की कक्षा में 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर चालू करते हैं, अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर का मतलब आप लोगों को सभी को पता है, स्थिर का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था। तो वैद्युतिकी क्या होती है, वैद्युतिकी के बारे में अपन सर्वप्रथम समझते हैं कि वैद्युतिकी क्या होती है। तो स्थिर वैद्युतिकी तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी आप लोगों को। वैद्युतिकी जो शब्द बना है, ये बना है आपका विद्युत से, और विद्युत जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है आवेश से। तो वैद्युतिकी का मतलब क्या हुआ, आवेश। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप आवेश एवं आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप आवेश एवं आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, वैद्युतिकी कहलाती है। वैद्युतिकी जो होती है इसकी 2 शाखाएं बनाई गई है। वैद्युतिकी की 2 शाखाएं होती हैं। वैद्युतिकी की 2 शाखाएं होती हैं। इसमें पहली शाखा है स्थिर वैद्युतिकी, और आपकी दूसरी शाखा है गतिक वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी की निम्नलिखित 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरी होती है गतिक वैद्युतिकी। अब वैद्युतिकी का अर्थ आपको पता पड़ गया है। वैद्युतिकी का अर्थ है आवेश, और स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हो गया स्थिर आवेश, और गतिक मतलब गतिशील, और वैद्युतिकी का मतलब आवेश, गतिशील आवेश। तो वैद्युतिकी की 2 शाखाएं हो गई, एक स्थिर वैद्युतिकी, एक गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है।
और वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। तो वैद्युतिकी की दो शाखाएं हो गई, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी, और वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे गतिक वैद्युतिकी कहलाएगी। जब भी आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। जब भी आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, और जब आवेश गतिशील अवस्था में आता है तो विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने के साथ साथ हम चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करते हैं। विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने के साथ साथ हम चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करते हैं। और जब भी आवेश गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में की थी। ओरस्टेड का प्रयोग में ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ओरस्टेड के प्रयोग में ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जब आवेश गतिशील होता है तो गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चूंकि ये चारों चैप्टर विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता, ये चारों चैप्टर जो हैं वो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं, और स्थिर वैद्युतिकी में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए इन चारों चैप्टरों में अपन केवल विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो ये चारों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी में रखे गए हैं। इसके पश्चात जब आप पांचवा चैप्टर पढ़ते हैं तो पांचवा चैप्टर होता है आपका विद्युत धारा, और विद्युत धारा जो होती है वो होती है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह हुआ इसका मतलब आवेश गतिमान हुआ। तो पांचवें चैप्टर में अपन आवेश गतिशील करते हैं तो अपन ये बताएंगे कि जब आवेश गतिशील होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद छठे चैप्टर में अपन विद्युत परिपथ का अध्ययन कर लेंगे। विद्युत परिपथ का अध्ययन करेंगे। तो विद्युत धारा पढ़ ली, विद्युत परिपथ पढ़ लिए। विद्युत धारा कि जब आवेश गतिशील हुआ तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई, विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो विद्युत परिपथ पढ़ लिया। इसके पश्चात जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई मतलब आवेश गतिशील हुआ, आवेश गतिशील हुआ तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि इस स्थिति में जैसे ही आवेश गतिशील हुआ तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। इसलिए जब अपन सातवें चैप्टर पे आएंगे तो आपका आ जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इस चैप्टर से अपन विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। इसके पश्चात आपका आठवां चैप्टर आएगा चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। नवा चैप्टर आएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 10वां चैप्टर आएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो इन चैप्टरों में आप 7वें चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर में आप 10वें चैप्टर तक आप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अध्ययन करेंगे। तो इस स्थिति में आवेश गतिशील अवस्था में होता है, और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन चैप्टरों में आप सभी में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अध्ययन करते हैं।
दोनों का आप अध्ययन करते हैं। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। वैद्युतिकी जो है, वैद्युतिकी की दो शाखाएं होती है। एक शाखा होती है आपकी स्थिर वैद्युतिकी और एक शाखा है आपकी गतिक वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और जब भी आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। चूंकि स्थिर आवेश घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, इसलिए स्थिर वैद्युतिकी को एक नया नाम देते हैं अपन, घर्षण वैद्युतिकी। चूंकि स्थिर वैद्युतिकी जो उत्पन्न होती है, स्थिर वैद्युतिकी अर्थात स्थिर आवेश जो उत्पन्न होता है वो घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर स्थिर आवेश आ जाता है। इसलिए चूंकि इन वस्तुओं को रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न हुआ, इसलिए इस वैद्युतिकी का नाम होता है घर्षण वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी बोल दें चाहे घर्षण वैद्युतिकी कह दें, एक ही बात है। अब आता है स्थिर वैद्युतिकी और घर्षण वैद्युतिकी के बारे में अपन और ज्यादा समझते हैं कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, इस प्रकार से जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर स्थिर आवेश आ जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर स्थिर आवेश आ जाता है, और स्थिर आवेश उत्पन्न होने का कारण, स्थिर आवेश जो आता है उसकी खोज सर्वप्रथम विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके पश्चात फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि स्थिर आवेश जब दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ते हैं और स्थिर आवेश आता है तो स्थिर आवेश उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होना होता है। जब इस प्रकार से दो कुचालक वस्तुओं को अपन रगड़ते हैं तो इस स्थिति में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो उन पर स्थिर आवेश आ जाता है। अर्थात जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में इस प्रकार से रगड़ते हैं तो उन पर स्थिर आवेश आया, और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि स्थिर आवेश उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि स्थिर आवेश उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होना होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब और इस बात को थोड़ा डिटेल में समझें कि जब स्थिर वैद्युतिकी अर्थात स्थिर आवेश जो उत्पन्न होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण। अब हम एक बात को समझें कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे हम अपने हाथों को जब आपस में रगड़ते हैं तो हमारे हाथ गर्म होने लगते हैं। हमारे हाथ गर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। इसी प्रकार से जब दो कुचालक वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है तो ऊर्जा की हानि होती है। ये ऊर्जा हानि कहाँ खर्च हो रही है? ये ऊर्जा एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालकर दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने में खर्च हो रही है।
इसलिए जब दो कुचालक वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है तो ऊर्जा की हानि होती है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेशित होती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित होती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कांच की छड़ है, ये एक रेशम का टुकड़ा है, एक रेशम का ये टुकड़ा है, आपके मेरा हाथ जैसे एक रेशम का टुकड़ा है, ये कांच की छड़ है। जब कांच की छड़ को हम रेशम के टुकड़े से या सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित होती है और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो रही है, सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो रहा है? ये तो हमको समझ में आ रहा है कि कांच की छड़ धनावेशित हो रही है तो इसका मतलब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। परंतु ऐसी क्या विशेषता होती है कांच की छड़ में कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है और सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़े तो कांच की छड़ तो ऋणावेशित हो जाए और सिल्क का कपड़ा धनावेशित हो जाए? तो ऐसी क्या विशेषता होती है कांच की छड़ में कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है? अब हमें जैसे ये मान लिया कि ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है A और ये सिल्क का कपड़ा है B। ये कांच की छड़ है A, ये सिल्क का कपड़ा है B। अब कांच की छड़ जो है A और ये सिल्क का कपड़ा है B, कांच की छड़, इसको हम बोल देते हैं सिल्क या रेशम, सिल्क का कपड़ा। तो हम लोगों को ये पता है कि प्रत्येक वस्तु जो होती है वो परमाणु से मिलकर बनी होती है और परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं की वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही सिल्क के कपड़े में भी परमाणु होगा, परमाणु के केंद्र पर नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सर्वाधिक होता है और इस इलेक्ट्रॉन को अपन नाम देते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। जबकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, इसे बोलते हैं अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सिल्क के कपड़े के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक बात तो ये समझ लें कि कभी भी इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो बद्ध इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता। आपका स्थानांतरण जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, इसलिए नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। जब कांच की छड़ को अपन सिल्क के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और सिल्क के कपड़े में से जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम होगा वो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। चूंकि कांच की छड़ में नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल सिल्क के कपड़े की तुलना में कुछ कम होता है, इसलिए कांच की छड़ जो होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और सिल्क का कपड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसलिए कांच की छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार से जब कांच की छड़ को आप सिल्क के कपड़े पर रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ धनावेशित और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो रहा है। अगला टॉपिक आता है आपका आवेश। अब आवेश क्या होता है ये समझें। अभी मैंने आपको बताया कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होते हैं। तो आवेश जो है, पहली बात, आवेश जो होता है वो किसी भी वस्तु का गुण होता है। इस बात को आप समझ लें अच्छी तरह।
ये वस्तु की प्रॉपर्टी है, गुण है वस्तु का। ठीक है, आवेश क्या है? आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, धनावेश एवं ऋणावेश। अब अगली कक्षा में हम लोग आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही हो पाएगा। थैंक यू।